मध्य प्रदेश में विधानसभा में 500% जैसा मैंने कहा सरकार बनेगी और 29 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने कई मंचों से सीधे ये कहा कि एक भी मंत्री ईमानदार हो तो वो बताए कि मैं ईमानदार हूँ, उसके काले चिट्ठे में लेके आऊँगा। जैसे कैंसर को जड़ मूल से समाप्त करना पड़ता है, वैसे अब बीजेपी से सत्ता से मुक्ति करने पड़ेगी, तभी इस कैंसर से निजात मिल सकती है। महंगाई इस प्रदेश और देश में अद्भुत अकल्पनीय हो गई। क्या आप इससे पीड़ित नहीं हो? एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें घपले और घोटाले नहीं हुए। एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो समय पे हो गई हो। आज परिवर्तन अगर कांग्रेस में दिख रहा है, आज उत्साह कांग्रेस में दिख रहा है, वो आम जनता को कांग्रेस से आस दिख रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण हमारी सक्रियता है। मैं इलेक्शन हारा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इलेक्शन हारूंगा। मैं हारा, उसके 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद मुझे बुला के पीसीसी का अध्यक्ष बनाया, तो ये मेरे हाथ में था। किसी के हाथ में होता है कि मैं ये बन जाऊंगा कि वो बन जाऊंगा। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो। नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में लंबे समय से विपक्ष अपनी बड़ी मजबूती की कोशिश में है और विपक्ष की मजबूती के लाने मजबूती ये बात की ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी, चूँकि मध्य प्रदेश में इकलौता विपक्ष, बड़े विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी रत है, तो वह कितनी मजबूत हो पे है ई को लेकर लगातार काम जो कांग्रेस पार्टी के लेवल पे हो रहा है उसके बारे में, और संग ही एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो युवा राजनीति से लेकर वर्तमान में बड़े स्तर की राजनीति तक सक्रिय हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने के लाने आज स्वयं हमारे संग मौजूद हैं जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। जीतू भाई राम राम। राम राम आपको भी, सारे बुंदेलखंड वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को ढेर सारी राम राम पहुँचे। जीतू भाई, मध्य प्रदेश में सरकार जो 2023 में बनी भारतीय जनता पार्टी की, उसके 1 महीना बाद आप प्रदेश अध्यक्ष बने, लगभग बराबर ही समय माने, तो भाजपा की सरकार अच्छी चल रही कि कांग्रेस पार्टी की आपकी सियासत अच्छी चल रही? नहीं, बात यह है कि सचिन जी कि सियासत तो ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक जीवन में सबको अपना दायित्व निभाना है। जहाँ तक सरकार का प्रश्न है, वो मोहन यादव जी सत्ता में हैं, बीजेपी सत्ता में है, हम विपक्ष में है, ये अपनी जगह हो सकता है। क्योंकि सबका उद्देश्य मध्य प्रदेश समृद्धि की ओर है, यहाँ के युवाओं के भविष्य की ओर है, किसानों के आने वाली परिस्थितियों को लेकर है, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर है, छात्रों के भविष्य को लेकर है। तो स्वाभाविक है सत्ता और विपक्ष भले अलग अलग बातें करते रहें, पर उद्देश्य एक है। अभी जिस तरीके के हालात हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी सभ्य नागरिक प्रदेश का इस बात के लिए तो उसको चिंतित होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में अब इनकम के सोर्स धीरे धीरे जनरेट नहीं होते हैं, कम होने लगे, इसीलिए कर्ज लेना पड़ रहा है। और जो कर्ज भी लिया जाता है वो 50% करप्शन में चला जाता है। कोई भी इस बात से अछूता नहीं रहता है कि उसके घर में, एक व्यक्ति के घर में, एक परिवार के घर में जो करप्शन की कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का छोटे छोटे करप्शन का हिस्सा उनको देना पड़ता है, या ये प्रभाव, इसका दुष्प्रभाव उन पर पड़ता है, ये मैं समझता हूँ हमें आरोप लगाने की या बातें करने की आवश्यकता है। वो महसूस करते हैं, पब्लिक महसूस करती है। तो मध्य प्रदेश सबसे कर्जदार हो गया, करप्ट हो गया, बेरोजगार हो गया। हमारे किसान सबसे ज़्यादा 97% कर्ज में आ गए। हमारी बहनों की सुरक्षा के मामले में एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं हम सबसे फसड्डी है, सबसे पीछे हैं, सबसे नीचे हैं। बेटियों को गायब होने में हम नंबर 1 हैं। तो स्वाभाविक है कि प्रदेश का ये सब परिस्थितियाँ चिंता का विषय पैदा करती है। हमारी जो सरकार है, मोहन यादव जी की सरकार है, उनके मंत्री है, आपको याद होगा मैंने कई मंचों से सीधे ये कहा कि एक भी मंत्री ईमानदार हो तो वो बताए कि मैं ईमानदार हूँ, उसके काले चिट्ठे में लेके आऊँगा। आज तक किसी मंत्री ने एक बयान भी नहीं दिया। क्यों? लॉजिक है कि सबको पता है कि उनके अंदर क्या है। जहाँ तक प्रश्न है क्या वो कहेंगे तभी हम बोलेंगे? नहीं, हमने समय समय पे रोज़ किसी ने, जैसे कल ही शिक्षा विभाग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले जल संसाधन विभाग की होती, उससे पहले अलग अलग और डिपार्टमेंट की हम लेते रहते हैं और बताते रहते हैं कि कहाँ करप्शन हो रहा है। तो स्वाभाविक है मध्य प्रदेश कैंसर आ गया है करप्शन का, और इसको मिटाने के लिए एक ही, जैसे कैंसर को जड़ मूल से समाप्त करना पड़ता है, वैसे अब बीजेपी से सत्ता से मुक्ति करने पड़ेगी, तभी इस कैंसर से निजात मिल सकती है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, हम ईमानदारी से एक विपक्ष का क्या दायित्व होता है वो निभाने की दिन रात कोशिश करते हैं। हमारा संगठन पंचायत स्तर तक का गठित हो गया है। अगला स्टेप हम मोहल्ला समितियों पे लेके जा रहे हैं। हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रकोष्ठ, सब एक से एक का करके हम गठन कर रहे हैं। मैं मानता हूँ
कि कांग्रेस पार्टी का आने वाले 2-3 महीने में जिस तरीके का स्ट्रक्चर, संगठन का ढांचा और उसकी ट्रेनिंग का पार्ट पूरा होगा तो एक अद्भुत अकल्पनीय बदली हुई कांग्रेस दिखी। आज भी आपको परिवर्तन दिखता है। हम जो आयोजन करते हैं, जो एजिटेशन करते हैं, वो ज़मीन पर पंचायतों में करते हैं। तो ये अपने आप में एक नवाचार है और नेचुरल है। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। नेचुरल है। सत्ता करप्शन के कैंसर में ग्रस्त है। अभी सरकार की बात करें तो सरकार के स्तर पे आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं, लगभग यही मिलते जुलते आरोप पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी लगा रही है, लेकिन चुनाव में सफलता नहीं है। तो आप इस बार फिर आप आरोप लगा रहे हैं, तो इस बार वो आरोप आपकी सफलता में कैसे कन्वर्ट हों, ये बड़ा सवाल है। नहीं सचिन, बहुत गंभीर प्रश्न है आपका और मैं बिल्कुल इस बात को महसूस करता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में जो जीता वो सिकंदर। अगर पब्लिक ने इतनी कमियों के बाद भी चुन लिया तो स्वाभाविक है कि हमें अपनी तो और भी देखना पड़ेगा। हमारे काम के प्रति, हमारे चयन के प्रति, हमारे चुनाव लड़ने के तरीके को पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है उसमें परिवर्तन हम ला रहे हैं। पहले पार्टी में जिस तरीके का हम सबका सोच था, सबका सोच बदला हुआ है। योग्य व्यक्ति को सही जगह पे बिठाने के प्रयास में हमेशा पार्टी का हर व्यक्ति, हर नेता तत्पर रहता है और तेरे मेरे गुटी राजनीति, कांग्रेस में जो अंतर्द्वंद है, इससे पार्टी अब धीरे धीरे एक तरह से इस पूरी बीमारियों को बाहर कर दिया है। तो एक सुधार तो ये है। फिर कांग्रेस की ओर भी अब जनता आशा भरी निगाह से देखती है। जो अभी नया नेतृत्व आया है, हम लोगों को जो जिम्मेवारी मिली है, हमारे पीछे कोई बैगेज तो है नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब जनता से हम बात करते हैं तो हमारी जो सच्चाई है वो जनता महसूस करती है। तो ये परिवर्तन है। तीसरा परिवर्तन जो सबसे बड़ा है कि काम करने के तरीके में आप क्यों पॉलिटिक्स में हैं और पॉलिटिक्स में रहने के साथ साथ आपको क्या दायित्व है और उसको किस तरीके से निभाना है। तो उसमें किसी भी प्रकार का डर अब जनता को हम में नहीं दिखता है कि नहीं, ईमानदारी से लड़ रहे हो। तो स्वाभाविक है, यही परिवर्तन है। मोहन यादव जी 2 साल मुख्यमंत्री के रहने के बाद भी आप देखो उनकी रिलेवेंसी नहीं है, उनकी स्वीकारोक्ति नहीं है, उनका नज़रिया मध्य प्रदेश के विकास की ओर नहीं है, इवेंट की ओर है। जो इवेंट बड़े बड़े करते हैं, सरकारी कर्ज से माइक लगवा के, भीड़ इकट्ठी करके, पांडाल लगा के भाषण देना, अभिनंदन करवाना, तालियां बजवाना, अब ये जनता महसूस कर चुकी है कि हमारे मुख्यमंत्री विजनरी नहीं है। वो समस्याओं के समाधान के लिए जो जीवितता चाहिए उसकी कमी है उनमें। तो स्वाभाविक है इसमें शिवराज जी थोड़े आगे थे, इसलिए वो लोगों को मूर्ख बना लेते थे। मोहन यादव इसमें भी फैले। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लेवल पे अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या ग्राउंड पे 2023 के चुनाव के आसपास भी जब हम कई बार गए और लोग देखे, अब एक जो जनता में भरोसा, जो आप कह रहे हैं कि विकल्प है, कोई नाराज भी हो सकता है भाजपा से, स्वाभाविक सी बात है कि नाराज होगा भी कई बार, लेकिन जनता इस बात को लेके आश्वस्त अब कब हो पाएगी आपके हिसाब से कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है? अगर बना ली तो चला सकती है, क्योंकि बीच में एक बार जब मौका दिया तो चल नहीं पाई, तो बन नहीं पाए और बनने के बाद चल नहीं पाए, तो फिर जनता कहे कि इससे अच्छा है नहीं को वोट दे दो। तो ये भरोसा आप कैसे दिला पाएंगे? सचिन, बहुत ये भी मैं बहुत इस आपके बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस सवाल का, पर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैंने इतनी बातें कही, क्या एक भी बात आप डिनाई कर सकते हैं? मैंने कहा करप्शन से हर परिवार ग्रसित है। क्या आप करप्शन से ग्रसित नहीं हो? मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके परिवार की बात कर रहा हूँ। फिर महंगाई इस प्रदेश और देश में अद्भुत अकल्पनीय हो गई, क्या आप इससे पीड़ित नहीं हो? आपका ग्रामीण परिवेश है, आपके माता पिता सब इस बुंदेलखंड से आते हैं, वहाँ किसान और खेती, वहाँ की उन्नति, कितना बदलाव आया इस 20 साल में, आप महसूस नहीं करते हैं? अगर आप महसूस करते हैं कि 20-22 साल बाद भी जहाँ थे वहीं हैं, तो स्वाभाविक है आपके मन में कुछ सवाल तो आने चाहिए। बुंदेलखंड वासियों के मन में भी कुछ सवाल आने चाहिए। हमारा बेटा बेरोजगार, हमारा परिवार गरीब, हमें स्वास्थ्य का अभाव, हमारे बेटे बेटियों को शिक्षा नहीं है, हमारे परिवार में यातनाएं हैं, पीड़ित है, दुखी हैं, करप्शन और भ्रष्टाचार के साथ साथ सरकारी तंत्र से भी हम पीड़ित हैं, बीजेपी के नेताओं के कार्य व्यवहार से भी हम पीड़ित हैं। ये तो सब भोग रहे हैं, इसको तो आप महसूस करते होंगे। तो एक कहानी तो ये है कि बीजेपी ने क्या दिया, दूसरी कांग्रेस क्या देगी और कैसे स्थायी सरकार देगी और कैसे जीतेगी। मैंने जैसे कहा, कांग्रेस ने ईमानदारी का दामन ओढ़ लिया है, चोला एकदम से ग्रहण कर लिया है। हम ईमानदारी से जनता की बात करेंगे, ईमानदारी से जो सबसे बेस्ट है वो कैंडिडेट देंगे।
ईमानदारी से नीचे के संगठन के आधार पर चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। जो मुद्दे हैं चुनाव के, जो मुद्दे हैं आज, जो मुद्दे थे पहले, उनको ईमानदारी से जनता के बीच में लेके निडरता से जाएंगे। हम पारंपरिक राजनीति से हटके एक नवाचार की राजनीति, नए तरीके की राजनीति, नई सोच की राजनीति, एक ईमानदार राजनीति में पहली बार मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में एक किसान के बेटे को विपक्ष में दायित्व मिला है। पहला किसान का बेटा हूँ मैं, जो सामान्य किसान परिवार से आता है, उसके दर्द को झेलता है, उसके सुख को, दुख को, उसकी यातनाओं को मुझे पता होता है कि जब ज़मीन बेचता है किसान तो उस पर क्या दुख होता है, क्या यातनाएं होती है। मुझे पता है कि जब फसल खड़ी होती है और ओला पाला गिरता है तो कितने खून के आंसू रोने पड़ते हैं। ये भी मुझे पता है कि जब कर्ज नहीं पटा पाते हैं और फिर अपमानित होना पड़ता है, बिजली बिल नहीं भर पाते हैं और बिजली बिल काटने आ जाते हैं, उस भावना को मैं जीता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि आम मिडिल क्लास गरीब किसान के जो परेशानियाँ हैं उनको मैं आत्मसात करता हूँ। तो स्वाभाविक है परिवर्तन आएगा, 100% आएगा, 1,00,000% आएगा, 1,00,000% कांग्रेस की सरकार बनेगी और भारी बहुमत से बनेगी। कांग्रेस की सरकार आपके हिसाब से बनेगी, लेकिन जब आपको जिम्मेदारी दी गई दिसंबर 2023 में, फिर लोकसभा के चुनाव आए मध्य प्रदेश में, पहली बार ऐसा हुआ 29 में से 29 सीटें आप पार्टी हारी। इसके बाद आप लगातार काम कर रहे हैं। तो जब राहुल गांधी जी ने, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नेतृत्व ने जब आपको जिम्मेदारी दी थी, जब बहुत बुरी हार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हुई, जब आपको जिम्मेदारी सौंपी तो कहा क्या गया था आपसे? नहीं, जिम्मेवारी दी तो भरोसा किया गया था कि जीतू डिबोडी पार्टी के विचार का एक कार्यकर्ता है, सामान्य परिवार का है, युवा है, उत्साही है, हर परिस्थिति से लड़ने की इसमें क्षमता होगी। ये सोच के मुझे ये जिम्मेवारी दी। ये मैं सच्चाई से स्वीकार करता हूँ कि जब मुझे ये कहा गया तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरी जगह कोई जीते हुए व्यक्ति को अगर ये जिम्मेवारी देंगे ज़्यादा बेटर होगा। फिर वहाँ से हमारे दिल्ली से यहाँ पर पर्यवेक्षक आए, उनने सबसे बातें की और फिर निर्णय यही लिया कि जीतू पटवारी को बनाना चाहिए। अब जब मुझे मेरी पार्टी का इतना बड़ा जिम्मेवारी मिली तो मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी। 24 घंटे काम करने की कोशिश की, प्रयास किया, पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम के पार्टी के वर्करों को उत्साहित करूं, संगठन का नया निर्माण करूं, भरोसा दिलवाऊं लोगों को कि हम कांग्रेस का विचार कभी मर नहीं सकता है, कांग्रेस आने वाला भविष्य है। स्वाभाविक था कि इतनी बड़ी हार के बाद लोगों में ये भरोसा कायम करना एक चुनौती थी, पर चुनौतीपूर्ण हुई। और हुई किससे, उसका श्रेय क्या है? हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का सहयोग और पार्टी वर्करों का साथ, उनका विश्वास। तो ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया हुई। इसके बाद जनता के लिए हैं हम, पब्लिक के लिए हैं, पीड़ित वर्ग के लिए हैं। उस वर्ग के लिए हमने बातें की, हमने किसानों के लिए बातें की, हमने युवाओं को, 3,000 की बहनों की भी हमने बार बार बातें की, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें की, मंत्रियों की लूट को बताया सबको। तो स्वाभाविक है कि जनता ने भी हमें कनेक्ट किया। और ऐसी परिस्थिति में आज परिवर्तन अगर कांग्रेस में दिख रहा है, आज उत्साह कांग्रेस में दिख रहा है, वो आम जनता को कांग्रेस से आस दिख रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण हमारी सक्रियता है। तो मैं मानता हूं कि जो भरोसा लीडरशिप ने मुझ पे किया, जो भरोसा लीडरशिप ने संभावनाओं को आगे भविष्य की, उसको हम पूर्ण करेंगे। सक्रियता आपकी दिख रही है, लेकिन सक्रियता कई बार और नेताओं की भी दिख रही है। अजय सिंह जी बुंदेलखंड के अभी दौरे पे थे 5 दिन, इसके पहले चंबल के दौरे पे थे। वो कह रहे हैं कि हम सोते हुए जो लोग हैं, जो घर बैठे हैं, उनको जगा रहे हैं। मैं 7 बार का विधायक हूँ, मेरे पास काम नहीं है। तो सक्रियता दूसरे पार्ट पे भी थोड़ी अलग टाइप की नहीं दिख रही है आपको? नहीं, टाइप क्या होता है? कांग्रेस में स्वाभाविक है, किसी भी राजनीतिक दल में स्वाभाविक है, एक चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता। हम सब परिवार के लोग एकजुटता से अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग समय पे, अलग अलग परिवार के लोगों से मैं जो काम करता हूँ 100% संपूर्ण कर दूँ तो फिर तो मैं इंसान नहीं हूँ, भगवान हूँ। तो भगवान तो नहीं हो सकता हूँ। अगर अजय सिंह जी या वरिष्ठ नेता और भी दौरे करते हैं तो ये तो पॉजिटिव वे है, हमसे बात करके करते हैं, हम मिल के करते हैं, हम देखते हैं कि किस सेगमेंट को कौन सा नेता अट्रैक्ट कर सकता है, वो उससे जाके तो पॉजिटिविटी हम मिल के करते हैं। आपके लिए खबर है, हमारे लिए हमारे काम का तरीका है। और मैं मानता हूँ कि इसी काम के नए नवीनीकरण को तो हम नवाचार कह रहे हैं और इसी का तो भरोसा है कि हम आने वाले समय में सत्ता में आएंगे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की पूरी एकजुटता की बात करते हैं, बीच सत्र में उपनेता प्रतिपक्ष अचानक से इस्तीफा दे देते हैं।
नहीं, बात मेरे ख्याल से उपनेता का जो बयान आया था, कोई इस्तीफा तो आया नहीं, और उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद पार्टी ने उनसे बातें की, और स्वाभाविक है कि उन्होंने बताया कि मेरे घर की व्यवस्था है, कोई ना गलत बात तो की नहीं। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि मैं फला फला कारण से इस्तीफा दे रहा हूँ, कारण है परिवार की व्यवस्था है, तो इसको सकारात्मक लेना चाहिए। हमारा हेमंत बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति है, बहुत पॉजिटिव व्यक्ति है, बहुत मेहनती व्यक्ति है, बहुत ईमानदार है पार्टी के प्रति, उसकी 3 पीढ़ियाँ इस पार्टी में रही है, तो स्वाभाविक है हमें उसकी, हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, उसके गुण को भी मानते हैं, और मैं, हमारा भविष्य है वो, तो उसको तो इस तरीके से जो छोटी बात आई तो उसने सकारात्मक दृष्टि से कही, नकारात्मक नहीं कही। कभी ग्रूविंग स्टेप्स बोले, कभी नाइट शिफ्ट बोले। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्य, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्य को यार। लेकिन दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए मध्य प्रदेश में जो कही जाती हैं, एक गुट आधारित कांग्रेस लंबे समय से रही और हमेशा से गुटबाजी का आरोप रहा, और वो कई बार मजबूती भी रही और फिर वो बहुत ज़्यादा कमजोरी बन गई। दूसरा, टिकट वितरण। पहले गुट आधारित की बात करें, प्रदेश में 2 बड़े नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, जो सीनियर नेताओं में हैं। पचौरी जी तो भाजपा में चले गए, और बाकी अलग अलग स्तर पे, चाहे जय सिंह जी हों, अरुण यादव जी हों, उमंग सिंघाल जी, तो इतने सारे लोगों को एक साथ चुनाव तक उनको बात करते हुए, उनको साथ लेते हुए, और एक साथ एक मानसिकता से कितने प्रतिशत आपको लगता है कि आवश्यक है कि सरकार तक कम से कम पहुंच जाएं, कि 100 में से कितने 500%, सोनी 500% आवश्यकता है कि पार्टी एकजुटता के साथ पब्लिक परसेप्शन को पार्टी के पक्ष में बनाने के लिए प्रयास करे। सोनी 500% आवश्यकता है। दूसरा, आज हम जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी पार्टी की नीति निर्धारण करते हैं, वो जीतू पटवारी नहीं करता अकेला। हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें सारे ये लोग जिनके नाम बताए, सब परिवार के लोग उसमें उपस्थित रहते हैं। हम जो कार्य योजना बनाते हैं, उस कार्य योजना पे पार्टी आगे चलती है। जो महीने 1.5 महीने में जो काम होता है, फिर उसकी समीक्षा होती है, फिर आगे के कार्य योजना पे बात होती है, फिर हम निर्णायक लड़ाई लड़ते हैं। कभी सपने में भी हमने सोचा था कि पंचायत कांग्रेस कमेटी के गठन कांग्रेस पार्टी, वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी, मोहल्ला कांग्रेस कमेटी का गठन कांग्रेस पार्टी कर सकती है। हमने BLA 2 बीजेपी से पहले, बीजेपी से अच्छे बनाए। ये इस नए दौर की कांग्रेस की बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। जो आने वाले समय में वोटर लिस्ट पे काम करना, ये नया कार्य व्यवहार पार्टी ने आत्मसात किया है। तो ये बेसिक परिवर्तन के लक्षण हैं। जहाँ तक सवाल है नेताओं का, सवाल है गुट का, सवाल है एकजुटता का, मैं मानता हूँ ये दायित्व सिर्फ मेरा है एज ए अध्यक्ष। मेरे प्रयास में, मेरी कोशिश में अभी तक मैं फेल नहीं हुआ हूँ, आज तक मैं फेल नहीं हुआ हूँ। हम सब नेता, जिसकी भी जैसी भी बात होती, सबका अनुभव मुझसे ज़्यादा है, जो नाम लिया आपने, और मैं उनके रिस्पेक्ट बगैर पार्टी आगे नहीं ले जा सकता, उनके सहयोग बगैर नहीं ले जा सकता। कोई व्यक्ति कोई सवाल करता है या कार्यशैली पर प्रश्न उठाता है, तो स्वाभाविक है कि वो पार्टी का अच्छा चाहता है, पार्टी के अच्छे के लिए कहता है। तो अगर अच्छे के लिए कहता है तो मेरी जिम्मेवारी होती है कि मैं उनके से बात करूं, वार्ता करूं, परिस्थिति क्या है उसका मेरे तरफ से भी उनको अवगत कराऊं, और फिर उसको आत्मसात करके हम आगे बढ़ें। तो पॉजिटिविटी है। सचिन, मैं आपके माध्यम से पूरे बुंदेलखंड, पूरे मध्य प्रदेश को आश्वस्त करना चाहता हूँ, 2027 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सरकार बनेगी। 2028 में कांग्रेस की मध्य प्रदेश में विधानसभा में 500% जैसा मैंने कहा सरकार बनेगी, और 29 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज आप देखो, मोदी का तिलिस्म सामने आ गया लोगों के। मोहन यादव 2 साल में, आप सोशल मीडिया वॉच करो, देखो क्या कमेंट्स आते हैं उनके। वो 2 करोड़ रुपए हर महीने सोशल मीडिया पे खर्च करते हैं सरकार के। उसके बाद उनकी हालत जो सोशल मीडिया पे होती है, जग जाहिर है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। छोटी सी चीज़ होती है थर्मामीटर, उससे चेक हो सकता है। मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने, आप देखो कि चारों ओर अराजकता जैसी है, सब माफिया राज होने लगा है। उनके शराब में उनके लोगों का नाम आता है, ज़मीन कब्जे और ज़मीन की खरीद फरोख्त में उनके लोगों का नाम आता है। वल्लभ भवन एक खिड़की व्यवस्था है, पैसे दे दो और काम करवा ले जाओ,
आम जनता में इस तरह की धारणा बन गई है। मुख्यमंत्री के प्रति जितना पॉजिटिविटी होनी चाहिए नए मुख्यमंत्री के प्रति, उतनी नेगेटिविटी है। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, मुख्यमंत्री खुद सर्वे करवा ले अपना, खुद उनका करवा ले। ये जो इवेंट होते हैं सबको पता चल गया सरकारी पैसे पे होते हैं। जो इवेंट होते हैं सबको पता चल गया मूर्ख बनाने की, केवल इवेंट इंगेज रहने और हेडलाइन बनाने का माध्यम बन गया है, सुधार का नहीं बना है। अरे 1 करोड़ लाडली बहना है, सरकार कहती है 4 करोड़ बहनें हैं, 3 करोड़ से इनको क्या बुराई है इनकी? क्यों उनके साथ सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं? उनका हक क्यों नहीं देते हैं? 1 करोड़ बहनों को भी 3,000 का बोला था, 1,500 ही क्यों दे रहे हैं? ये धोखा है, छल है या नहीं है? अरे 3100 के धान की बात की थी, आज तक हमारे मुख्यमंत्री ने प्रयास किया कि 3100 के धान के लिए कुछ प्रयास करना? अपना वचन पत्र है। 2700 के गेहूं की बात की, मैं सवाल उठाता हूं तो मुझे मन से कहते हैं कांग्रेसी मूर्खों। अब विपक्ष को मूर्ख जैसी बात करके गाली देना क्या शोभा देता है मुख्यमंत्री जी को? आज आप देखो कि जब हम रोजगार की बात करते हैं, परीक्षाओं की बात करते हैं, पीएससी की बात करते हैं, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें घपले और घोटाले नहीं हुए। एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो समय पे हो गई हो। एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिससे जो हमारे परीक्षार्थी हैं वो के संतुष्ट रहते हो। कैसी व्यवस्था बना रहे हैं? जहाँ अभी उन्होंने हटाए 9,000 नए लड़कों को शिवराज सिंह जी ने रखा था, जिनको जन मित्र का नाम दिया गया, अभी उनको हटा दिया। और अब नए मुख्यमंत्री के योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए लोग रखना। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री 4,670 लोगों को काम देना चाहते हैं, इसलिए कि उनकी योजनाओं का मुख्यमंत्री की वो ब्रांडिंग करे ज़मीन पर, बात से, माउथ पब्लिसिटी से। आप सबसे मेरा आग्रह है, मध्य प्रदेश के मेरे भाइयों, आवेदन करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये ओपन, अगर इस तरह का कोई भर्ती का आवेदन निकलता है, एग्ज़ाम निकलती है कोई तरीका, तो आप भी आवेदन करो। और अगर नहीं निकाल रहे हैं तो इसका मतलब अपने कार्यकर्ताओं को ये काम देना चाहते हैं, सरकार का पैसा देना चाहते हैं, इसका विरोध करो। और वो 9,000 वो भी बीजेपी ने ही रखे थे, शिवराज सिंह जी ने रखे थे, उनसे क्या दुश्मनी है इनकी? अगर रखना था तो उसी में से क्यों नहीं रखे? ये ने बीजेपी के अंदर भी कांग्रेस, आम जनता और बीजेपी, इससे तो वो नफरत करते थे, भेदभाव करते ही थे। अब बीजेपी के अंदर बीजेपी से भेदभाव ये करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान की टांग खींचते हैं, प्रहलाद पटेल की टांग खींचते हैं, कैलाश विजयवर्गीय की टांग खींचते हैं, राकेश सिंह की टांग खींचते हैं। जब जो आ गया उससे सामने लड़ने लग जाते हैं। सकारात्मक अप्रोच ही नहीं है। तो फिर सवाल तो बनते हैं। हमारा दायित्व है, इससे मध्य प्रदेश का नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है, तो हमें बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी पार्टी में भी यही तमाम से चीज़ों के आरोप जो है आ जाते हैं कि जब भी कोई विषय होता है तो नेता प्रतिपक्ष की अलग लाइन कई बार हो जाती है, आपकी अलग लाइन हो जाती है। एक विषय ऐसा बताओ मेरी और नेता प्रतिपक्ष की अलग लाइन हो। लेकिन वो लीड लेने का तो हमें कई बार है। नेता प्रतिपक्ष हमारा लीडर है भाई, हाउस का नेता है, हमारे विधायकों का चेहरा है, हमारी सदन में हमारा नेता है। अगर वो कोई बात कहते हैं तो सोच समझ के कहते हैं, और उनकी रिस्पेक्ट रखना उस बात का मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ और आगे भी रखूँगा। अगर उमंग सिंगार ने कोई बात की है तो नेचुरल है हमसे विचार विमर्श करके की होगी। दोनों का तालमेल से होती है। हाँ, 100%, 500%, 1,00,000%। अच्छा, जब आपने आरिफ मसूद को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कही तो फिर पार्टी में किससे कंसल्ट किया था आपने? नहीं, मैंने जब बात कही थी आरिफ मसूद जी को लेके, स्वाभाविक दृष्टिकोण से कही थी कि एक कार्यकर्ता अगर सालों से कांग्रेस का डिबोडी व्यक्ति है तो स्वाभाविक है कि जब सत्ता आएगी तो उसको भी अधिकार मिल सकता है। अगर ये संभावना जताई तो इसमें मुझे किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। संभावना, आपको मैं कहूँ कि आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल बनेगा तो ये मेरा मत अधिकार हो सकता है, मेरी आपके प्रति संभावना हो सकती है, आपके प्रति संवेदना हो सकती है, आपके गुण देखकर मैं ये बोल सकता हूँ। तो इस तरह की बात तो होती रहती है। अच्छा, लेकिन एक बहुत सवाल आमतौर पे कांग्रेस के भीतर होता है कि आप विपक्ष के जो आपके कार्यकर्ताओं के भीतर भी होता है कि चेहरा कौन होगा अगर कभी सरकार बनी तो। अब 2-2.5 साल आपको हो गए हैं। देखो आदरणीय सचिन जी, राजनीति में चेहरे 2 तरीके से होते हैं। किसी भी दल में, किसी भी सरकार में, किसी भी चुनाव में अपने आप पब्लिक को महसूस होने लगता है कि कौन चेहरा हो सकता है। ये बताकर, बोल कर नहीं होता, प्लांट करके नहीं होता है। ये अपने आप होने वाली प्रक्रिया का हिस्सा है।
अभी मैंने 500 बार कहा, एक बार नहीं कहा, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, हम चुनाव लड़ रहे हैं सामूहिक नेतृत्व के साथ, सामूहिक नेतृत्व के साथ। स्वाभाविक है जब मैं सामूहिक नेतृत्व की बात खुद करता हूँ तो ये अपेक्षा रखता हूँ कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी का 100% सरकार बनने की जब मैं दावा करता हूँ, बात करता हूँ, तो बहुत सोच समझ के करता हूँ। ऐसे ही आया विचार और बोल दिया ऐसे नहीं करता हूँ, परिस्थितियों को देख के करता हूँ, आने वाली संभावनाओं को देख के करता हूँ। तो आप चिंता नहीं करें, चेहरा हमारा सामूहिक है और नेतृत्व जनता अपने आप व्यक्ति के गुण को देख के देती है। अच्छा, करीब 2.25 साल हो गया है और अभी चुनाव में ढाई पौने 3 साल और है कि धार जहाँ तक पहुँची वो तो दिख रही है, इसके आगे अब कितनी धार दिखाई देगी कांग्रेस पार्टी हमारा प्रयास है कि पार्टी का जब संगठन क्लियरिटी आए तो स्वाभाविक है कि चुनाव तक जाते जाते बहुत लोकल बॉडी इलेक्शन आएंगे, उसके बीच में हमारे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चालू होगी। ये दोनों काम हम सही समय पे करेंगे। जैसे ही 1 साल बचेगा हम प्रत्याशी घोषित करेंगे, पार्टी 1 साल प्रत्याशी घोषित करेगी। बिल्कुल 1 साल के आसपास हम प्रत्याशी घोषित करेंगे। हमें पता है जब परिसीमन आ सकता है, 33% आरक्षण आ सकता है, तो विधानसभाओं की दृष्टि परिवर्तनशील हो सकती है या उनकी अलग अलग प्रकार की रचना हो सकती है, उसका चेहरा बदल सकता है। ऐसी परिस्थितियों के लिए पार्टी ने ये जो मोहल्ला का कांग्रेस कमेटी के गठन की प्रक्रिया चालू की है वो है। तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में 500% कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप चुनाव में जब जाएंगे, आपने कई बार अब कहा कि सामूहिक नेतृत्व पे आप जाएंगे, पार्टी ने जब आपको कमान दी थी तब ये भरोसा दिया था कि पूरे 5 साल अगले चुनाव तक जीतू पटवारी इस पद पर रहेंगे? कभी भी कोई भी पार्टी किसी को भी भरोसा नहीं देती है, उसकी चाल बताती है कहाँ तक चलेगा। मेरी चाल बता रही है कहाँ तक चलूँगा, बताओ कहाँ तक चलूँगा। यह तो आप महसूस करो, समीक्षा करो और खुद कहो कि जीतू पटवारी की चाल ये कह रही है कि वहाँ तक रहेंगे कि आखिरी तक रहेंगे। मुझे नहीं, ये मेरे मन से मैं कहूँगा तो फिर छोटापन होगा। ये तो आपको महसूस करना है। एज ए जर्नलिस्ट, एज ए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, मेरी पार्टी ने मुझे दायित्व दिया, मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, एक दिन भी, एक दिन सिंगल। तो मैं 24 घंटे काम करता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं पार्टी के लिए डिबोडी तरीके से सरकार कैसे आए, पार्टी का वर्चस्व कैसे, इसके लिए काम कर रहा हूँ। अब पार्टी ये सब देखती है और देखने के साथ उसको वो महसूस भी करती है। तो स्वाभाविक है कि सरकार लानी है। मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मैं क्या बनूंगा ये मेरे हाथ में नहीं है, पर सरकार आएगी ये मेरे हाथ में है। मैं सब कुछ बन सकता हूँ, आज नहीं तो कल बन सकता हूँ, सरकार आएगी तो। वो एक ही फोकस है, सरकार। अच्छा, एक निजी सवाल कि आप यूथ कांग्रेस के समय से हम आपको देख रहे हैं और करीब 15-17 साल से तो हम ही देख रहे हैं। जीतू पटवारी की बोलने की स्टाइल बड़ी अच्छी है, बड़ा जो है एक झटके में कनेक्शन बन जाता है, लेकिन कई बार कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं जो कई बार जीतू पटवारी को ट्रोल करा देती हैं। हो सकता है। तो ये इस पे कुछ सुधार कर रहे हैं या इसको अपने अपने नेचर का पार्ट आप मानते हैं? नहीं, हमेशा गलती कीमत मांगती है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हो तो स्वाभाविक है कि आपको जनता देखती है, आपकी पर्सनालिटी को देखती है, आपकी बातों को देखती है, आपके वक्तव्यों को सुनती है। तो आपको गंभीर रहना पड़ेगा, पब्लिक में आपके प्रति आदर बने, आपका पब्लिक के प्रति आदर दिखे। वो सब एक व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है। अगर गलती होती है तो मैं सुधार करता हूँ और करना भी चाहिए। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। अगर गलती होती है और वो सुधार नहीं करे, यानी वो सीख नहीं रहा है गलतियों से। तो मैं जब भी कभी भी एक आध बार कोई गलती हुई वापस नहीं दोहराई मैंने। आपने भी कभी महसूस किया होगा, मेरा दायित्व है कि मैं पब्लिक के लिए जी रहा हूँ, तो पब्लिक को मेरा व्यक्तित्व अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, आप यूथ कांग्रेस के ज़माने से प्रदेश अध्यक्ष रहे, शुरुआत कहाँ से हुई आपकी सियासत में? हाँ, ये बात आपने सचिन बहुत मार्मिक और गंभीर पूछी है। असल बात ये है कि मैं मिडिल किसान परिवार का बच्चा हूँ। मैं हॉस्टल में, मेरे पिताजी ने मुझे रखा था, सस्ता हॉस्टल था, मल्हार आश्रम। एक डेली कॉलेज था, एक मल्हार आश्रम, 2 हॉस्टल इंदौर में थे। स्कूलिंग मेरी वहाँ से हुई। वहीं स्कूलिंग हॉस्टल के दौरान ही मेरा सार्वजनिक जीवन में एक तरह से थोड़ा प्रयास होने लगा। फिर मैं जब कॉलेज में आया तो योग सहयोग से जिला पंचायत के इलेक्शन आ गए। मैं सेकेंड ईयर फाइनल में होगा। कौन से सन की बात होगी? ये 2003 के आसपास की होगी, 4 या 5 की, तो 5 की भी हो सकती है। तो उसी दौरान मैंने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, मैं जीत गया। फिर मैं यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बन गया,
फिर उस बीच में ब्लॉक अध्यक्ष भी बना अपने ब्लॉक का। फिर उसी बीच में मैं प्रदेश युवक कांग्रेस का राहुल जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया। फिर विधानसभा के चुनाव लड़ते गए और यात्रा चलती गई। 20 साल पूरे पार्टी के प्रति रहे, पार्टी के काम के प्रति रहे और अलग अलग दायित्व भी मैंने देश में भी काम किया, प्रदेश में भी काम किया, एज ए कार्यकारी अध्यक्ष भी काम किया, कई मुख्यमंत्रियों के साथ काम किए। तो स्वाभाविक है कि राजनीति में कांग्रेस की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का सौभाग्य मुझे जो मिला, ये मेरे नेचर और व्यक्तित्व से मेल भी खाता था। तो अपने आप चलती हुई प्रक्रिया थी और मैं समझता हूँ कि डिस्टिनी जहाँ ले जाती है वहाँ जाना पड़ता है। लेकिन 20 साल जब जितना समय आपको राजनीति का रहा, वही समय कांग्रेस पार्टी के संघर्ष का समय रहा। तो आपको लगता है कि ये भी आपके एक भविष्य के तौर पे या वर्तमान के तौर पे एक मजबूत लीडर बनने का लाभ, 100% इसका लाभ मिला आपको? हमारे एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो कहते हैं जब तक आपकी रगड़ाई नहीं होगी तो आप सही आप तराश जाएंगे तभी जब रगड़ाई होगी। तो स्वाभाविक है। दिग्विजय सिंह साहब भी ये कहते हैं चढ़ते रहो, मिलते रहो, लोगों से बातें करते रहो। तो आप देखते हो कि मैं रोज़ दौरे करता हूँ, किसी दिन भी भोपाल तो मेरा हफ्ते में 1 आध दिन 2 दिन रहना होता है। साथ ही साथ जब मीटिंग और इस तरह का रहता है तो स्वाभाविक तौर से मैं शौकीन भी हूँ, मेरा हॉबी है मेरा पब्लिक में रहना, उनसे बातें करना, उनके लिए जीना, उनके लिए कुछ कर गुजरना, जो ये नेचर का भी एक हिस्सा बन जाए। आपके हॉबी के हिसाब से आपको काम मिल गया, आपके शौक़ के हिसाब से आपको काम मिल गया, तो ये मेरा सौभाग्य है। राहुल गांधी जी से सब पहली मुलाकात आपकी कब हुई? उनसे कई मतलब कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में शुरू से जब अब तो आप अध्यक्ष हैं, इसके अलावा भी कहा जाता है कि राहुल गांधी के मध्य प्रदेश के बड़े फेवरेट लीडर्स में से आप शुरुआत से रहे यूथ कांग्रेस के समय में। राहुल जी ने जैसे यूथ कांग्रेस का काम प्रभारी बने, जब एक टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ, उसमें मध्य प्रदेश के कई नेताओं को मध्य प्रदेश अध्यक्ष के लिए, टैलेंट के लिए बुलाया गया, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए। तो उसी दौरान मैं राहुल जी से मिला और उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट, पहला अपॉइंटमेंट देश भर में मेरा ही किया था एज ए PYC अध्यक्ष, प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष। उनसे मेरा जो काम करने का तरीका है वो मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जो सच्चाई होती है उनके सामने रखता हूँ, जो परिस्थितियाँ होती है उसमें काम करता हूँ, कभी डरता नहीं हूँ और आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करता। मेरे खुद के व्यसन कुछ नहीं है, मेरा कोई आर्थिक भी कोई क्राइम मेरे से नहीं होता है, मैं कभी भी लालच में लेके कोई क्राइम कर दूँ ऐसा कभी नहीं, ईश्वर ने मुझे बचाया इन सब बातों से। तो इस तरीके का व्यक्तित्व उनको पसंद आता है। जब भी कोई बात होती, हाँ या ना में, यस या नो में, या मतलब ये होगा, ये ऐसे हो सकता है, इससे ये लाभ है, इससे ये हानि है, उस तरीके से एकदम क्लियर कट मेरी उनसे संवाद होता है। तो मन में जो है वही बातें होती है, तो वो एक केमिस्ट्री मिली हुई है। तो उनको भरोसा है मुझ पर और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि इतना बड़ा व्यक्तित्व है राहुल गांधी, जिन्होंने इतने भयंकर मोदी के राज में जिस तरीके की एक बनी हुई सरकारी तंत्र की यातनाएं झेली है, वो किसी से छुपी भी नहीं है। उन्होंने कितना क्रिटिसिज्म झेला पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से, पर वो डिगे नहीं। उन्होंने देश के लिए उनके पूर्वजों की जो कुर्बानी थी उसका सम्मान रखा, उनके परिवार ने जो किया वो देश को पता है। उसी ब्लड का वो व्यक्ति 4000 किलोमीटर पैदल चले और उन्होंने प्रेम प्यार मोहब्बत की बात की। 200 साल की हिस्ट्री में 4000 किलोमीटर पैदल कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाला कोई दूसरा व्यक्ति का नाम नहीं आता। शंकराचार्य जी का आता है, तो शंकराचार्य जी तो ईश्वर समान थे, पर इंसान के रूप में राहुल गांधी एकमात्र व्यक्ति है। फिर आप देखो कि उन्होंने जब जब भी देश के लिए कुछ बोला, जब जब भी देश को आगाह किया, सरकार को आगाह किया, वो राहुल जी उनकी मजाक करती रही सरकार, सरकारी तंत्र करता रहा, मीडिया करती रही, पब्लिक में भी इसी तरह की इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, पर सच राहुल गांधी हो गए। तो स्वाभाविक है कि इतने बड़े व्यक्तित्व के साथ मुझे काम करने का अवसर मिल रहा है, मेरे भाग्य है, सौभाग्य है, ईश्वर की कुछ कृपा है। ईश्वर की कृपा है। लेकिन फिटनेस को लेके आप बड़ा जो है आपका शौक़ है, साइकिलिंग आप रेगुलर करते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 51 साल, रनिंग में हूँ मैं, और ये ज़रूर है कि 30-35 साल से मैं रोज़ 1 घंटा शरीर को देता हूँ। ये मैं स्कूल के समय से स्पोर्ट्स से मेरा जुड़ाव था और वो जुड़ाव मैंने हमेशा अपने जीवन का एक हिस्सा रखा। स्वाभाविक है कि पूरे दिन आप शरीर को काम लेते हो तो फिर शरीर के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये चूँकि भगवान की दी हुई एक विरासत होती है, माता पिता की विरासत होती है, तो मैं रोज़ कुछ न कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करता हूँ
तो स्वाभाविक है, उससे ठीक है। अभी भगवान की कृपा है, कोई बीमारी नहीं है, अच्छा जैसा था वैसा ही हूँ, न वजन कम होता है न ज़्यादा होता है, और हर परिस्थिति में खुश रहता हूँ। तो अगले 2.5 साल लगातार जब आप काम करेंगे तो एक सपना, क्या फाइनल विज़न सरकार, एक ठीक ठाक बहुमत से सरकार का विज़न है? नहीं, ये विज़न तो है ही है, सपना तो है ही है, पर ये आवश्यकता भी, प्रदेश की आवश्यकता है, मध्य प्रदेश की जनता की आवश्यकता है। मुक्ति मिले बीजेपी की सरकार से मध्य प्रदेश को, अन्यथा कैंसर इतना बड़ा बढ़ गया है करप्शन का कि फिर या तो मध्य प्रदेश मिटेगा, करप्शन नहीं मिट सकता है। तो करप्शन से, अगर भ्रष्टाचार की जड़ों से मध्य प्रदेश को बचाना है, कैंसर से मध्य प्रदेश को बचाना है, तो मुक्ति चाहिए अब बीजेपी से, बीजेपी की सरकार से मध्य प्रदेश को। क्लियर कट है, कोई बीच में जगह ही नहीं है। तो मेरा सपना, मेरा शौक, मेरा उद्देश्य ये अपनी जगह हो सकता है, पर मध्य प्रदेश की नीड, उसकी आवश्यकता अपनी जगह हो सकती है। इस सपने में एक आखिरी शब्द, आखिरी उस सपने में जोड़ के मुख्यमंत्री बनने का सपना, नहीं, मैं ये सपना इच्छा कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में, आपके हाथ में कुछ बनना होता है क्या? पता होता है मैं इलेक्शन हारा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इलेक्शन हारूंगा, बड़े मार्जिन से मैं इलेक्शन जीतूंगा ये सोचा था, और ऐसी रणनीति थी और वैसी प्लानिंग थी और वैसा ही चुनाव हुआ। पर जो भी सृष्टि को या भगवान को, ईश्वर को मंजूर था वो हुआ। मैं हारा, उसके 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद मुझे बुला के पीसीसी का अध्यक्ष बनाया, तो ये मेरे हाथ में था। किसी के हाथ में होता है कि मैं ये बन जाऊंगा कि वो बन जाऊंगा? ये लोकतंत्र में आपका काम आपके हाथ में है, जो जिम्मेवारी मिली उसको निभाना आपके हाथ में है। अगर वो अच्छे से आप करते रहो तो अभी तक 20 साल की यात्रा में हमारे पास काम रहा है, आगे भी रहेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल के, राज्यसभा का चुनाव चूँकि अब है तो एक रिलेवेंट सवाल है कि राज्यसभा का चुनाव करीब है, एक सीट कांग्रेस पार्टी की थी, अब दिग्विजय सिंह जी ने जो है मना कर दिया कि वो आगे नहीं करेंगे दावेदारी। तो दावेदार कौन हो? दूसरा, चूँकि 7 विधायक एक्स्ट्रा हैं कांग्रेस पार्टी के पास, 2 विधायकों को लेके डाउट है। एक तो मुकेश मल्होत्रा जी वोट ही नहीं डाल पाएंगे और बिना विधायक को लेके भी डाउट है। तो जो बाकी राज्यों में हुआ, कहीं वैसी कोई आपको आशंका तो नहीं है दूर दूर तक? और दूसरा, कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा की दावेदारी के लिए आपने मना कर दिया है, लेकिन किस प्रकार का चेहरा आपको लगता है कि जाना चाहिए? ये मैं समझता हूँ कि पूरा ये जो जॉब है, जो काम है, जो दायित्व है, वो नेशनल हमारी कांग्रेस का है, खड़गे जी का, राहुल जी का है। वो तय करेंगे कि किसको राज्यसभा जाना है। मैंने, जैसा आपने कहा, मेरे लिए जो अखबारों में खबरें छपी बिल्कुल निराधार है, गलत है। एक प्रदेश अध्यक्ष को इतना बड़ा काम है, उसके पास जो समय है वो भी कम है। कांग्रेस पार्टी का अभी और मेहनत अद्भुत और अकल्पनीय यहीं पे मध्य प्रदेश में चाहिए। तो मैं राज्यसभा जाने की सोच भी नहीं सकता हूँ। अगर मैं सोचता हूँ तो क्राइम करता हूँ, मैं सोचता भी हूँ तो क्राइम करता हूँ। तो मेरा तो दूर दूर तक इस पूरे मसले को लेकर कोई सहयोग ही नहीं है। पर जो भी जाएगा, पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाएगी, वो 100% कांग्रेस का या एक राज्यसभा का मेंबर हक है, वो जाएगा। कोई बीच में कोई किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है कि नहीं जाएगा। ये सब बातें हैं कि विधायक कम है, हाउस ट्रेडिंग हो जाएगी, ये हो जाए, कुछ नहीं होगा। सब प्रयास के बाद भी हम जीतेंगे और अपना राज्यसभा सदस्य भेजेंगे। तो एक बेबाक राजनेता और बेबाक व्यक्तित्व जीतू पटवारी जी के संग बुंदेली बौछार की जा खास चर्चा। उम्मीद करें कि आपको जो कार्यक्रम पसंद आए। राम राम। राम राम साहब।